नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज समर सेट राइट में। और प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम उद्बोधन में जो 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की बात थी, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो बात थी और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि डिटेल्स विल बी शेयर्ड लेटर बाई फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। कल निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें उस पर कही भी और एक पैकेज दिया है सूक्ष्म लघु मझोले उद्योगों को और भी बहुत सारी राहत की बातें कही हैं। तो आज इन पर छोटी सी बात करते हैं। कल जैसा कि मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में अपनी टिप्पणी में कि आपदाएं दो तरह की होती हैं, आर्थिक संकट दो तरह के होते हैं, आपदाएं नहीं। आर्थिक संकट एक ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल होते हैं, जो ढांचागत होते हैं, जो बहुत सारे कारणों से आते हैं, जैसे सब प्राइम क्राइसिस, और जिनमें जो मोटा मोटा पहला और बड़ा शिकार होता है वो सिस्टम होता है, लोग नहीं। जैसे सब प्राइम क्राइसिस में ट्रिकल डाउन में बहुत सारे लोग भी बर्बाद हुए, लेकिन उसका जो पहला झटका था वो बैंकिंग सेक्टर को, फिनांस सेक्टर को, इन लोगों को लगता है। जैसे भारत में अगर आप अभी देखें कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो क्राइसिस है, जो बेसिकली नॉन बैंकिंग फिनेंशियल जो बॉडीज हैं, एनबीएफसीज जो हैं, अगर उनको जो मतलब लोन उनको बांटने से और उनके दिए हुए लोन्स के डिफ़ॉल्ट होने से जो खतरा आया है, जिसका हमने यस बैंक पे असर देखा, जिसके चक्कर में पीएमसी जैसे बड़े बैंक डूब गए, ये एक किस्म का खतरा होता है। पीएमसी बैंक डूबा, हमें खबर मिली कि बहुत सारे उसके जो डिपॉजिटर्स थे, जो उसमें बहुत सारे लोग जिनका पैसा जमा था, उनको नुकसान हुआ, उनको दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत सारे लोगों की दवा बिना मौत हो गई। लेकिन उसकी जो मतलब जो उसका जो दायरा होता है, उसका जो पूरा एक वो होता है कि वो कितने लोगों को असर करेगा, वो इतना बड़ा नहीं होता जितना दूसरे किस्म के आर्थिक संकट में होता है। वो दूसरा किस्म का आर्थिक संकट कौन सा है? जो आपदाओं से आता है, जैसे सुनामी से आ गया, जैसे अभी कोविड-19 से आया। एक बैंक डूबेगा, उसका असर धीरे धीरे पड़ता है। एक सुनामी आती है, अचानक करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। वो करोड़ों लोग जो अब तक कमा खा रहे थे, जिनके पीछे सरकार को कुछ नहीं करना था ज़्यादा, बस उसको मतलब मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी थी, वो लोग अचानक से सड़क पे आ जाते हैं। अब ना उनके पास घर है, रोजगार तो भूल जाइए, उनके पास खाना पकाने को कोई साधन नहीं। और ऐसे जो आर्थिक संकट होते हैं, उनसे दूसरी तरह से निपटा जाता है। कैसे निपटा जाता है? इनमें आप जो प्रभावित लोग हैं, एक बड़ी आबादी है, उसको सीधे मदद करने की कोशिश करते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद अफसोसनाक बात है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ये बात समझ पा भी रही है कि नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, अपने राष्ट्र के नाम संदेश में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात तो की, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों की जो अचानक आए लॉकडाउन से प्रभावित होकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की। जो मर गए उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। बात सिर्फ श्रद्धांजलि की नहीं है, उसके 24 घंटे बाद निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, वो आती हैं और जब वो बात करती हैं तो बात यहाँ से शुरू करती हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं और जो पुअर हैं और जो माइग्रेंट्स हैं, हमें उनको मदद करनी। लेकिन उसके बाद जब वो घोषणाएं करती हैं तो उनकी सारी घोषणाएं पहले टाइप का जो मैंने आर्थिक संकट बताया उस पे केंद्रित होती हैं। एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट लाइन दो। क्रेडिट लाइन, जब भी हम लोग बात करते हैं तो मुझे मंगोलिया याद आ जाता है। मोदी जी जब मंगोलिया गए थे तो उन्होंने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी। वो क्रेडिट लाइन पाके मंगोलिया चीन से लड़ गया, चीन ने नाकाबंदी कर दी, दलाई लामा को बुला लिया, और उसके बाद से मंगोलिया हमसे जितनी दूर हुआ, हम पूछें कि मतलब बताएं क्या। तो क्रेडिट लाइन आप एमएसएमईज को दे रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लिक्विडिटी मतलब एक ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि इस सरकार को हर चीज का समाधान लिक्विडिटी में नजर आता है, लेकिन यही वो सरकार भी है जिसने अचानक से नोटबंदी लागू करके लिक्विडिटी महीनों के लिए खत्म कर दी इस देश में, जिसका परिणाम यहाँ की अर्थव्यवस्था आज भी भुगत रही है। तो मुझे कई बार नहीं समझ में आता है कि ये मतलब क्या करते हैं, कैसे ये लोग सोचते हैं। और आप ध्यान दें कि मोदी जी के भाषण में प्रवासी मजदूरों का जिक्र नहीं था,
कल निर्मला सीतारमण जी के उस 20 लाख करोड़ के पैकेज की व्याख्या में भी मजदूरों का जिक्र तक नहीं आया कि वो मजदूर जो सड़क पे चल रहे हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इन दोनों उद्बोधनों के बीच और बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क पर जा रहे मजदूरों पर एक रोडवेज की बस चढ़ गई, 6 की मौत हुई। गुना में अपने घर वापस जा रहे मजदूरों की ट्रक पलट गई, 8 की मौत हुई, 12-15 गंभीर रूप से घायल हैं। और ये इन दोनों उद्बोधनों के बाद की घटना है। क्या आपको सच में नहीं दिख रहा है कि मजदूर कहां हैं, किस हालत में? फिर आप जो कर रहे हैं वो क्या है? पहली बात की डायरेक्ट क्रेडिट लाइन, ये कोई रिलीफ नहीं है। किसी को कर्जा देना क्या रिलीफ होता है? अभी जो जरूरत है, मतलब जो इंडस्ट्री मांग रही है कि टैक्स घटाइए, मतलब टैक्स में आमूल चूल परिवर्तन करिए। अभी तो मैं मजदूरों प्रवासियों की बात ही नहीं कर रहा हूं। खुद मतलब जो वो लोग कह रहे हैं कि टैक्स में हमें बहुत बड़ी कटौती की जरूरत है, जिससे हम अपने आप को संभाल सकें, हम अपने आप को थोड़ा ढर्रे पर ला सकें। आपने उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की। आपने कहा कि हम 90,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट लाइन देंगे, ठीक करेंगे। 90,000 करोड़ मतलब संख्याएं थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं। आपने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों का दायरा बढ़ा दिया, किसी को 50 से 100 कर दिया, किसी को 5 से 10 कर दिया, सब ठीक किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ठीक उस वक्त जब लॉकडाउन में 50 दिन तक फंसा के रखने के बाद आप मजदूरों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ट्रेनों से उनके घर भेज रही हैं, आपकी सरकार भेज रही है, तो इन लघु सूक्ष्म और मझोले उद्योगों में काम कौन करेगा? कर्जा तो आपने दे दिया, ठीक है, ये काम शुरू करो। इनके पास मजदूर कहां से आएंगे? और अगर मजदूर काम नहीं आएंगे, मतलब अगर मजदूर नहीं होंगे, तब तो ये कर्जा फिर से डूबेगा। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात जो मुझे मतलब याद आई, और आपने इस बार ये भी कहा है कि एनपीए वाले जो एमएसएमईस हैं, ऐसे भी लघु सूक्ष्म और मझोले उद्योग जिन्होंने अपने पिछले कर्जे ही नहीं चुकाए हैं, आप उनको भी नया कर्जा देंगे, बिना किसी कोलैटरल के देंगे। ये बात मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। जो लोग बिना किसी आपदा के कर्ज पे डिफॉल्ट कर सकते हैं, वो इस आपदा में बिना मजदूरों के, बिना किसी चीज के काम कैसे करेंगे? वो अपना ये जो नया वाला कर्जा है वो कैसे चुकाएंगे? और अगर वो कर्जा नहीं चुकाएंगे तो बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। तीसरी बात, आपने डिस्कॉम कंपनीज को एक बड़ी राहत दी, 90,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन, नहीं मतलब का पैकेज दिया, आर्थिक स्टिमुलस दिया। डिस्कॉम कंपनीज तो पहले से भी स्ट्रेस में थी, मतलब, लेकिन मैं समझ सकता हूं, अडानी पावर बहुत मेजर प्लेयर है इसमें, तो एसआर, अब अडानी और एसआर जहां हूं वहां तो राहत मिलनी चाहिए, तो खैर इस पे कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन तब भी ये सब जोड़ के मतलब आपका जो ये पैकेज बना, कल पुराने पैकेज लेके वो बना 5.94 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ में अभी भी आप सारा जोड़ के, रिजर्व बैंक का जो क्रेडिट लाइन है, जो लिक्विडिटी है, जो पिछला 1.72 लाख करोड़ है, वो और ये लेके आप पहुंचे हैं 5.94 लाख करोड़ तक। ये बाकी के मतलब जो 14 लाख करोड़ हैं वो कहाँ हैं? और इनमें से मजदूरों के लिए कितना है? और अगर मजदूरों के लिए नहीं है, मतलब मैं कल देख रहा था कि ये बहुत कि डिस्कॉम बेलआउट पैकेज आपने जो बताया वो 90,000 का था। तो खैर मतलब अडानी को तो आपने थोड़ी राहत दे दी, अच्छा किया। एमएसएमईस को भी राहत दे दी, वो अच्छा किया आपने। हाँ मतलब आपने जो पीएफ वाला जो घटाया, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आपने तारीख बढ़ा दी, आपने इनकम टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी, आपने पीएफ में कंट्रीब्यूशन कम कर दिया। लेकिन ये राहत कैसे हुई कि इनकम टैक्स तो अभी भी जमा करना पड़ेगा, इनकम हो या ना हो, मतलब जितनी हो उतने पे ही जमा करना पड़ेगा पिछले साल की। लेकिन अगर इनकम ना हो तो जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 गुना 4 गुना दांव में मतलब काला बाजारी
झेली है, जिन्होंने लॉकडाउन की वजह से, उनको आपने क्या मदद की? पीएफ पे आपने उनका कंट्रीब्यूशन घटा दिया है, आपने ये तो नहीं कहा है कि आप उसकी भरपाई करेंगे। तो वो जो उनकी भविष्य की निधि होती है, जब वो रिटायर हो जाएंगे ये सारे कर्मचारी, तो उनका अपना ही मतलब जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो आप कम कर रहे हैं। तो ये राहत कैसे हुई? अल्टीमेटली आपने इनकम टैक्स कम किया होता, आपने कहा होता कि कोविड के मद्देनजर हम इनकम टैक्स की इस साल की दरें अगर खत्म नहीं भी कर रहे हैं तो स्लैश कर रहे हैं, हम इसको इतना कम कर दे रहे हैं, तो समझ में आता। ये सब कहने के बाद मतलब ये लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे जो दुर्भाग्यजनक बात है कि वो इस पूरे आपकी बात में मजदूर कहीं नहीं थे, प्रवासी मजदूर कहीं नहीं थे, जो सड़कों पे चल रहे हैं अभी भी लाखों लोग। आपकी सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि अब कोई मजदूर सड़क पे नहीं, और सुप्रीम कोर्ट हुजूर ने मान भी लिया, जानते हुए कि झूठ बोल रहे हैं, दोनों तरफ से झूठ चल रहे हैं, लेकिन मजदूर तो सड़क पे हैं, उनका क्या? उनके बारे में आज मोदी जी ने थोड़ा ऐलान किया, कल आपके भाषण के बाद थोड़ा जो मतलब आया कि उन्होंने पहली बार पीएम केयर्स फंड का थोड़ा सा मुंह खोला, 3100 करोड़ रुपए दिए। और जरा मैं उसको भी देख लूं, ये आपकी सरकार की प्रवासी मजदूरों को पहली मदद, अनफॉर्चुनेटली। तो कल उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम केयर्स फंड से, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, 1000 करोड़ रुपए दिए। भारत में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 13.9 करोड़ 13.9 करोड़ प्रवासी मजदूर। तो अगर 1000 करोड़ को इससे डिवाइड करें, इससे भाग दें, तो हर मजदूर के हिस्से में 72 रुपया आया है। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद 72 रुपया, 72 रुपीस। जबकि संख्या इतनी नहीं होगी, 2011 के आंकड़े हैं, 2020 चल रहा है, हो सकता है ये संख्या अब 16 करोड़ भी हो गई हो, तब कितना होगा मैं देखना भी नहीं चाहता। वेंटिलेटर के लिए आपने 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की, पीएम आपने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने। एक वेंटिलेटर का जो कम से कम हॉस्पिटल ग्रेड वेंटिलेटर की बात कर रहा हूं मैं, दाम होता है दैट इज $25,000 US, भारतीय रुपए में 18,87,000 कम से कम। और जो अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे, वो 50,000 US। इस हिसाब से अगर पीएम केयर्स फंड से खरीदे जा सकने वाले सबसे सस्ते वाले वेंटिलेटर्स की कुल संख्या है 10,500, 10,500। अच्छे वाले खरीदे तो इसके आधे। वैक्सीन रिसर्च के लिए आपने 300 करोड़ रुपया दिया। उस 300 करोड़ रुपए मतलब एक वैक्सीन, महामारी का वैक्सीन बनाने पे लांसेट की जो स्टडी है उसके मुताबिक खर्च आता है 2.8 to 3.7 USD, माने 19,500 करोड़ रुपया, 19,500 करोड़ रुपीस। पीएम केयर्स फंड से आपने दिए 300 करोड़ रुपए। तो अब तक मतलब आपने जो बात कही कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उस पैकेज में आपने कुल मिला के अब तक जो घोषणा की है वो 5.94 लाख करोड़ है, जिसमें सरकार को जो खर्चा असल में करना है वो कुल मिला के केवल 25,000 करोड़ है इन दिस फिस्कल ईयर 2020-21। क्योंकि बाकी सारा या लिक्विडिटी है, या क्रेडिट लाइन है, या कोई फंड है कॉर्पस, या जो आपने माफ कर दिया है कि अगले 1 साल तक मतलब उनको ब्याज बाद में चुकाना है, लेकिन अगले 1 साल तक प्रिंसिपल को भी नहीं लौटाना है। तो ये सारा तो फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया ना, मतलब कि आपको चूंकि भविष्य में आप ये करेंगे वो आपने अभी गिन लिया। तो आपका ये जो 5.94 लाख करोड़ दरअसल इंडस्ट्री के लिए है, मजदूर तो इसमें कहीं है नहीं, वो भी असल में 25,000 करोड़ ही बन रहा है। तो आपने जो वर्ल्ड बैंक से पैसे जो ले रहे हैं आप, जो एडीबी से आप कर्ज ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं? अगर आपका कुल खर्चा इतना ही, अगर आप मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोगों को भी इन सवालों से जूझना चाहिए। अगर आपको कोई इन पे तथ्य चाहिए, कोई आपको इन पे लिंक चाहिए, बेशक आप मुझसे लें और मतलब मुझसे मांगें, कमेंट सेक्शंस में मांगें, मैं आपको मुहैया कराऊंगा वो सारी जानकारी, और ये सवाल पूछें। अगर आपको ये वीडियोस उपयोगी लग रहे हों, कामकाजी लग रहे हों, तो कृपया चैनल को मेरे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से ये वीडियो साझा भी करें। फिर मिलते हैं समराइज्ड के किसी और एपिसोड में।